नमस्कार। मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जिंदगी भर जिंदगी के अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं और अगर इन अनुभवों में एक अच्छा हमें शिक्षक मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो जो हमारा सीखने का जो एक ग्राफ होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता ही रहता है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसे शिक्षक जरूर आए होंगे। आज हम सबसे पहले उन तमाम शिक्षकों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें कुछ अच्छा सीखने में मदद की है। उनके अनुभव से हम जिंदगी में आगे बढ़ें और आगे बढ़ते भी रहेंगे। और ख़ास तौर पर जब निवेश की भी बात आती है तो इसमें भी एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे एडवाइज़र की बेहद सख्त ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम आज निवेश के गुरु मंत्र पर करने वाले हैं खास चर्चा और जानेंगे कि कैसे आप निवेश के अलग अलग मंत्रों से या निवेश के सही कदमों से एक सफल निवेशक बन सकते हैं। और इसमें हमारी मदद दो खास मेहमान करने वाले हैं। परिचय करा देते हैं। राधिका गुप्ता, एमडी एंड सीईओ एडलवाइस एएमसी। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड हमारे साथ हैं। राधिका और फिरोज दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज मनी गुरु में। और आप दोनों को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत ही खास दिन है और हमारी सबकी जिंदगी में एक या एक से ज्यादा कई ऐसे शिक्षक आए होंगे जिन्होंने हमें कुछ अच्छा सीखने में मदद की है। अगर हम निवेश के कुछ बड़ी सीख की बात करें राधिका, मैं आपसे जानना और समझना चाहती हूँ। जब हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग के एक बेस की बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े भी हैं, वो कहते हैं कि बेटा पहले बचाओ फिर खर्च करो। और जो महान निवेशक है वॉरेन बफे, उनका भी एक बड़ा निवेश मंत्र रहा है, पहले बचत और उसके बाद जो बचे फिर खर्च। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो इतने साल पुराना जो ये निवेश मंत्र है वो अभी भी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी टोटली फिट बैठता है? मुझे लगता है बिल्कुल फिट बैठता है। एंड आई थिंक हिंदुस्तानी होने के तौर पे हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें हार्ड वर्क की भी और पैसे की वैल्यू सिखाई है। मैं जैसे यूपी से हूँ, तो मैंने अपने घर में एक शब्द सुना है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। जब भी कुछ चीज लेनी चाहिए तो ऐसी लेनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। जब भी कमाना शुरू करो, चाहे छोटी सी सैलरी हो, जो छोटी सी इंटर्नशिप हो, पहले कुछ बचा के रखो। क्योंकि हम निवेश की चाहे जितनी भी बात करें, निवेश की शुरुआत होती है सेविंग से, बचाने से। और बचाना ना एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। आई थिंक आप बहुत कम भी कमा सकते हो, लेकिन तभी भी कुछ बचाने की आप में क्षमता होती है। तो एक डिसिप्लिन होता है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। एंड आई थिंक बेसिक थिंग्स जो लाइफ की बेसिक्स हैं, पैसे को वैल्यू करना, कॉस्ट के बारे में कॉन्शियस रहना जब आप एक बिजनेस चलाओ, सेविंग्स करना, आगे की सोचना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ये टाइमलेस हैं और ये किसी में जमाने में आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं। एब्सोल्युटली। ये जो एक निवेश मंत्र हैं, जैसे राधिका ने बताया, सस्ता सुंदर टिकाऊ, आपको पहले सिंपल चीज़ों की तरफ जाना है और फिर धीरे धीरे आप लाइफ की लग्जरीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन आपको अपने जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। फिरोज का रुख कर लेते हैं। फिरोज, पहले बचाएं फिर खर्च करें, लेकिन इसके जब निवेश या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो बचत के साथ निवेश भी ज़रूरी है। वो बचत किसी काम की नहीं शायद जो कि आगे ना बढ़े। मतलब पैसा से पैसा बनाना निवेश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें। तो कई लोग जैसे हमसे पूछते हैं, हमने बचा तो लिया लेकिन हम इसमें से कितना निवेश करें, या पहले कितना बचाएं और उसमें से कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बचत के साथ निवेश का जो ये एक प्रपोर्शन हो या जो फॉर्मूला हो, वो कितना होना चाहिए? स्वाति जी नमस्कार। ये जो सेविंग और इनकम का जो रेशियो है, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 30% आपकी जो टेक होम सैलरी है उतनी तो आपको बचत करनी ही चाहिए। पॉइंट वन। हम इंडिया में ऐसे दौरों में भी गुजर चुके हैं जहां इनकम टैक्स 60-70% भी था 80s में। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये इन्वेस्टमेंट को एक टैक्स माने। दैट्स पॉइंट वन। तो 30% इज व्हाट आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर which you should keep in mind when you're making an investment plan. तो 30%, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 30% मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे साइड में रखने हैं, फिर बाद में खर्च करना है अपना पैसा। तो 30%, राधिका, मतलब 30%
बचाने के लिए आपको वो कैलकुलेशन कैसे करनी पड़े, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया आमदनी 98 और खर्चा रुपया, कई जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि हम अपने मनी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कितना बचाएं, उसमें से कितना खर्च करें, जरूरी खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं। तो ये जो मनी मैनेजमेंट का तो जो ये शुरुआती स्टेप होता है कि पहले बचाओ, निवेश करो, उसके बाद खर्च करो, क्या इसका एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है जो किसी को अपने ध्यान में रखना चाहिए? आई थिंक पहले तो मैं फिरोज की बात से बहुत सहमत हूँ कि सी खर्चे हमेशा होते हैं, इच्छाएं हमेशा होती हैं, डिजायर्स की कोई हद नहीं होती। अगर आप निवेश को एक टैक्स की तरह समझें, और टैक्स शब्द शायद उन्होंने इसलिए मैं भी इस शब्द को इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि टैक्स आपको देना ही है, आप उससे भाग नहीं सकते। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे खर्चे बहुत हो गए हैं, मुझे इनकम टैक्स नहीं देना। ऐसे ही मेरे खर्चे बहुत हो गए हैं, निवेश करना है मुझे। तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी पोस्ट टैक्स इनकम को देखिए। 30% एक बहुत अच्छा टारगेट है, लेकिन आप चलो 20% के टारगेट से भी शुरू कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए। उसके बाद अपने जरूरी एक्सपेंडिचर्स, जो वो सैलरी बचती है निवेश करने के बाद, उसके बाद अपने जरूरी एक्सपेंडिचर्स देखिए, और बाकी जो है अपने डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर्स देखिए। अगर आप निवेश को एक मस्ट हैव, एक टैक्स के दौर से शुरू करेंगे, तो फिर देन रेस्ट ऑफ इट बिकम्स डिनोमिनेटर। फिर आपको अपने खर्चे बाकी सैलरी में फिट करने होंगे, तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अगर आप 30% तक इमीडिएटली नहीं पहुंच सकते, कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है, बहुत सारी अलग अलग लायबिलिटीज होती हैं, तो आप निराश होके ये मत कहिए कि मैं सेविंग ही नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। 5% से शुरू करिए, 10% से शुरू करिए, और ग्रेजुअली उसे बढ़ाते जाइए, फिर आपको लगेगा ये इतना मुश्किल नहीं है। एब्सोल्युटली। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने इस फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को बढ़ा सकते हैं, और पैसे बचत के बाद निवेश के इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना है, जिसको हम कहते हैं विविधता होना। अब आपने पैसे बचा लिए और फिर निवेश करने की अब बारी आई है, निवेश कहां और कैसा हो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो विविधता मींस डाइवर्सिफिकेशन। तो फिरोज, डाइवर्सिफाई करना अपने इन्वेस्टमेंट को, और अगेन मैं महान निवेशक वॉरेन बफे को ही कोट करना चाहूंगी, जिन्होंने इंग्लिश में कहावत बोली, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट और सेम बास्केट। तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन का उन्होंने यहां पर जिक्र किया। तो डाइवर्सिफिकेशन से यहां पर क्या मतलब है? एक जो निवेशक है वो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करे, उसके लिए उस डाइवर्सिफिकेशन का अलग अलग एसेट क्लास में प्रपोर्शन के पैरामीटर्स के पैमाने क्या हो? स्वाति जी, देखिए, डाइवर्सिफिकेशन जो है, अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में बांटना, एक एसेट एलोकेशन कहते हैं उसको, और वो एक टूल है जिससे डिवर्सिफिकेशन हो सकता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, उस डिवर्सिफिकेशन के लिए आपके मन में क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है कि एसेट्स आप कौन से प्रयोग करने वाले हैं। एक 4 एसेट्स जो हैं जिन्होंने हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, काफी अर्जों से ये जिंदा है, और इन्वेस्टरों का काम बखूबी निभाया है, इन्होंने पैसे ग्रो किए हैं। 2 प्रोटेक्शन एसेट हैं, 2 ग्रोथ एसेट हैं। ग्रोथ एसेट्स हैं इक्विटी एंड रियल एस्टेट, जो महंगाई को मात देने की क्षमता रखते हैं, जो आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने की, आपकी गाड़ी के लिए एक शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे काम करने वाले हैं प्रेशियस मेटल, उसमें भी सिर्फ गोल्ड मेरे हिसाब से, और डेट। ये 2 प्रोटेक्शन एसेट्स हैं। ये 4 एसेट्स की एक क्लैरिटी लाना कि इन 4 का ही प्रयोग करूंगा मैं। वरना क्या होता है कि हर 2-3 सालों में, 5 सालों में नई एसेट्स पैदा होती हैं, वो चली भी जाती हैं। सो आर्ट हो गई, वाइन हो गई, बहुत सारी, अब क्रिप्टो है। So you should always use those assets which have stood the test of time. एक्सपेरिमेंटल ना हो अपने पैसे के साथ, एक वक्त दें एसेट को अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। इस चारों में पैसा बांटना एक एसेट एलोकेशन और डिवर्सिफिकेशन का एक माध्यम है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, पॉइंट 3 ये है कि आप कोई भी एसेट से प्रेम ना करें, आप अपने ऑब्जेक्टिव से प्रेम करें। काफी बार ऐसा होता है इंडिया में, ज्यादातर फिजिकल एसेट से प्यार हो जाता है। एफडी वाले भाई साहब मरते दम तक एफडीओ से अपना नाता छोड़ नहीं पाते। तो हर एसेट का एक निवेशक की जिंदगी में एक मूल्य है at a point in time. So don't fall in love with assets, fall in love with the goals you've set for yourself. ओके, लक्ष्य को देखकर एसेट क्लास का चुनाव करें। किसी एसेट क्लास पर केंद्रित कोई निवेश नहीं करना चाहिए।
अब क्योंकि आपने एक एसेट क्लास प्रेम की बात कही राधिका, यहाँ पर तो हम शायद इंडिया में इक्विटी, चलिए इक्विटी में लोग काफी निवेश करते हैं। ट्रेडिशनली लोगों को सोने से बहुत प्यार है, गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स का यहाँ पर जिक्र किया फिरोज ने, और हमने देखा भी कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में कितना सोना है। अभी भी मेरे ख्याल से शायद आप इस पे बेटर इंसाइट दे पाएंगी, जो गोल्ड में निवेश है क्या वाकई इतना पिकअप उसने किया है? और रियल एस्टेट पिछले कुछ टाइम से हमने देखा थोड़ा सा स्टैग्नेशन वहां पर दिख रही थी, क्या वो उस लेवल पर आया है कि हमें रियल एस्टेट में भी अब फिर से निवेश करना शुरू करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इक्विटी या डेट की जब हम बात करते हैं? जहां तक मैं रियल एस्टेट पे मैं बाद में आऊंगी, जहां तक गोल्ड की बात है, आई थिंक गोल्ड का जिक्र बहुत होता है और ये भी जिक्र होता है कि किस टाइम पे गोल्ड पे निवेश करें, किस टाइम पे ना करें। मेरे हिसाब से ना एसेट क्लासेस को, जब जैसे फिरोज ने एसेट क्लासेस की बात की, जिक्र किया, एसेट क्लासेस को टाइम करना किसी आम इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है। और जो एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल है, अगर आप पूरा टाइम टाइमिंग में लगे रहेंगे कि अभी गोल्ड करना है, अभी इक्विटी करना है, अभी डेट करना है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटर ये है कि आप हमेशा इन बेसिक एसेट क्लासेस में रहें। गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट है। मैं लोगों से कहती हूँ कि 5 से 10% पोर्टफोलियो आपका प्रेशियस मेटल्स में होना चाहिए। गोल्ड में हो सकता है, गोल्ड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में हो सकता है, जैसे हमारा फंड है, बहुत सारा ऐसे कॉम्बिनेशन में हो सकता है। लेकिन 5 से 10% आपका प्रेशियस मेटल्स में एक्सपोजर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं ये तब अच्छा करते हैं जब इक्विटी ज्यादा अच्छा नहीं करता। तो ये अनकोरिलेटेड है, ये जेन्युइन डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। ये इन्फ्लेशन के खिलाफ भी एक हेज हो सकते हैं, इन्फ्लेशन का बहुत जिक्र हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो हाँ, दो तरीके हैं, या तो फिजिकल गोल्ड है या फाइनेंशियल गोल्ड है। निवेश के तौर पे अगर आपको गोल्ड देखना है तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल गोल्ड बेटर रहता है। ज्वेलरी अलग चीज है, उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू हूँ, मैं भी लेडी हूँ, मैं भी ज्वेलरी की शौकीन हूँ, लेकिन मैं उसे निवेश नहीं मानती क्योंकि फिर फाइनेंशियल एसेट्स में लिक्विडिटी रहनी चाहिए। गोल्ड में स्टोरेज कॉस्ट बहुत होती है फिजिकल एसेट के लिए। तो अगर आपको निवेश के तौर पे गोल्ड होल्ड करना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से करना चाहिए, तो फाइनेंशियल गोल्ड में करना चाहिए। जहां तक रियल एस्टेट की बात है, मैं इसे थोड़ा सा अलग रखूंगी। मैं रियल एस्टेट को, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ रियल एस्टेट पे, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि वो एक बहुत अलग एसेट क्लास है फाइनेंशियल एसेट से, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। मैं दिल्ली से आती हूँ, जहाँ बहुत लोगों को सदियों से रियल एस्टेट से प्यार है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी रियल एस्टेट की पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, और जब बेचने जाते हैं तो और बहुत सारी कठिनाई आती हैं। तो मैं जरूर कहूंगी कि शायद रियल एस्टेट साइकिल का अपटर्न हो रहा है कुछ मार्केट्स में, रेजिडेंशियल मार्केट्स में, लेकिन फिजिकल एसेट्स को फाइनेंशियल एसेट्स से अलग रखना चाहिए। उनमें लिक्विडिटी बहुत अलग तरह की होती है। और दूसरा, आपका प्राइमरी होम एक इन्वेस्टमेंट के तौर से नहीं देखना चाहिए। ओके, क्योंकि एसेट क्लासेस की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर जो डेट इन्वेस्टमेंट है फिरोज, उसमें हम फिक्स इनकम को भी जोड़ेंगे, डेट म्यूचुअल फंड को भी जोड़ेंगे। जो निवेशक होते हैं इक्विटी में, शायद आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, इक्विटी में अगर उनको निवेश करना है तो कैटेगरीज को देखकर, समझकर, अपने रिस्क को देखकर इक्विटी में लोग चुनाव करते हैं। फिक्स्ड इनकम हो गया तो एक स्टैंडर्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न चाहिए गारंटीड, तो पीपीएफ में पैसा डाल दिया, या फिर और भी जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स के कुछ ऑप्शंस में वो शायद निवेश करना चाहेंगे या नहीं निवेश करना चाहेंगे। बेसिकली जो डेट में इन्वेस्टमेंट का जो एक प्राइमरी, जो एक कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, या कितने देर के लिए डेट में निवेश करना चाहिए, कीपिंग इन करंट मार्केट सिचुएशन टू, और जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स है, अभी क्या एक प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए किसी के लिए डेट इन्वेस्टमेंट का? स्वाति जी, डेट इन्वेस्टमेंट जो है उसको बहुत सिंपल रखने की जरूरत है, क्योंकि जो रिटर्न जनरेट करने की जो एसेट है, जैसे हमने कहा ग्रोथ एसेट है इक्विटी, तो रहता डेट जो है, फाइनेंशियल एसेट जो है डेट, उसका एक ही मात्र कारण है पोर्टफोलियो में रिटर्न जनरेट करना नहीं, महंगाई को मात देना उसका काम नहीं है। उसको उसका काम है कि सादगी से, सिंप्लिसिटी से आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करे। तो मेरे हिसाब से डेट में सिंपल प्रोडक्ट्स लेने बड़े जरूरी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को लेंड करें, सबसे कम कॉस्ट के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लें जहां पे पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिले। तो पॉइंट वन ये कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट वालों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड करना चाहिए, एक आईडीएफसी, गिल्ड,
2027 पेपर के माध्यम से। तो इसमें आपको 6% की पोस्ट टैक्स मिलने की अच्छी खासी संभावना है। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, राधिका जी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भारत बॉन्ड ETF एक पहला एक पैसिव फंड था डेट कैटेगरी में, जहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपने। सबसे कम दामों पे आपको PSU कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और अच्छे फंड मैनेजर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप 6 से 6.5% भी पोस्ट टैक्स कमा सकते हैं। सो ये फर्स्ट ऑप्शन होता है। लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट वाले ज्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं, आप FD भी कर सकते हैं क्योंकि आपके टैक्स नहीं लग रही। बट ट्राई एंड सिंप्लीफाई योर डेट पोर्टफोलियो। कई सारे पोर्टफोलियो मैंने देखे हैं जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बढ़े हुए हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स बढ़े हुए हैं, बट रिटर्न आ रही है गवर्नमेंट से कम। तो ज्यादा रिस्क लेके कम रिटर्न कमाने का मतलब ही नहीं बनता। सो आई थिंक दैट्स व्हाट सिंप्लिसिटी and low risk, low cost is the theme of debt going forward. राधिका, कुछ देर पहले जो मैंने कहा, हम हमेशा मुनाफे पर नजर रखते हैं और जब नुकसान होता है तो मायूस हो जाते हैं। और पिछले कुछ समय में हमने खास तौर पर देखा है कि नुकसान के डर से कई जो निवेशक हैं उन्होंने अपने निवेश को या तो रोक दिया या तो वो घबरा कर बैठ गए। तो नुकसान के लिए तैयार रहना और निवेश को जारी रखना कितना जरूरी? राधिका, राधिका आपका साउंड म्यूट पे है। अब ठीक है? अब ठीक है? ओके, इज इट ओके ना? यस। ओके। एक तो जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं, ग्रोथ एसेट्स में निवेश करते हैं, जहां आपको महंगाई से ज्यादा, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और ये बड़ी बेसिक बात है कि वो रिटर्न फ्री का नहीं है, उसके साथ कुछ रिस्क आती है। तो मैंने देखा है, क्योंकि पिछले 2 साल में बाजार में बहुत नए निवेशक आए हैं जिनके लिए पिछले 6 महीने की जो वॉलेटिलिटी रही है, जो बाजार में ऊपर नीचे हुआ है, जो नुकसान देखे हैं, वो पहली बार देखे हैं। ये नुकसान, ये वॉलेटिलिटी, ये गिरावट इक्विटी का कोई बग नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है। ये इक्विटी निवेश का एक फीचर है, ये हुआ है, ये होता रहेगा। इसके लिए तैयार रहना है। आई थिंक इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए 2-3 मैं सलाह दूंगी। एक तो एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। आप उतना ही रिस्क टेकिंग एसेट क्लासेस में, इक्विटी में निवेश करिए जितना आप कंफर्टेबल हैं। कई बार हमें अपना खुद का कंफर्ट समझ नहीं आता। अभी जब आपने गिरावट एक्सपीरियंस की है तो शायद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद से बात करके समझ आ सकता है कि आप कितना कंफर्टेबल हैं। उतनी रिस्क लेनी चाहिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो गिरे तो आपकी रातों की नींदें खराब ना हो। दूसरा, आई थिंक अपने पोर्टफोलियो को रोज देखना अवॉइड कीजिए। मैं खुद अपना पोर्टफोलियो वंस अ क्वार्टर रिव्यू करती हूँ। अगर आपने अच्छे फंड्स में, अच्छे बिजनेसेस में निवेश किया है तो किसी बिजनेस की ट्रू वैल्यू एक दिन में ऊपर नीचे नहीं होती, उसका स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो रोज अपनी वैल्यू देखना अगर कम करेंगे, थोड़ा न्यूज वो उस पर कम फोकस करेंगे, तो शायद आपके लिए बेटर होगा। और तीसरा, आई थिंक अपना पोर्टफोलियो सिंपल रखिए। ऐसी चीजें करिए जो आपको समझ आए। कोई निवेश भागा नहीं जा रहा, ऐसी चीजें करेंगे जो आपको समझ आएंगी। तो अगर गिरावट भी होगी तो आपको उस गिरावट की वजह समझ आएगी। मैं क्रिप्टो का जिक्र करना चाहूंगी यहाँ। क्रिप्टो एक ऐसा एसेट है जिसको बहुत लोगों ने सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उनके दोस्त ने खरीदा या कहीं पढ़ा, लेकिन क्रिप्टो के फंडामेंटल्स नहीं समझ आए। जब क्रिप्टो गिरा तो उनको पैनिक बहुत हुआ। एक अच्छे बैंक के जब शेयर्स गिरते हैं तो आपको पता है ये बैंक तो कहीं नहीं जाने वाला। तो ऐसी चीजों में निवेश करिए जो आपको समझ आती है। राधिका, इनफैक्ट मैं आखिरी कमेंट अब फिरोज से लेना चाहूंगी। और क्योंकि हम यहाँ पर निवेश के गुरु मंत्र की बात करें, इसमें हमें इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस की जरूरतों को भी जोड़ना बेहद जरूरी है, जो कि कभी भी किसी को भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो एक तो इमरजेंसी, उसके लिए तैयार कैसे रहें, और इंश्योरेंस। कई बार हम देखते हैं इंश्योरेंस में मिस सेलिंग होती है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे बेचे जाते हैं कि इंश्योरेंस, इसमें इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो उससे दूर रहने का तरीका क्या? स्वाति जी, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा राधिका जी के पॉइंट्स पे। इन टर्म्स ऑफ मार्केट की जो गिरावट है, जो लॉस है, उसको कैसे झेला जाए। देखिए, लॉस तब होता है जब आप पोर्टफोलियो को छेड़ते हैं। 31 फंड इंडिया में 25 साल क्रॉस कर चुके हैं इक्विटी के। उसके वर्स्ट रिटर्न है 8% कंपाउंडेड, सबसे बेस्ट रिटर्न है 22% कंपाउंडेड। तो 10 साल का निवेश अगर आप करते हैं
तो आपको नुकसान होने की संभावना ना के बराबर है, और एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना 99% है। अगर आप एक पौधा लगा के रोज उसको छेड़ेंगे और निकाल के देखेंगे कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, फिर आप पौधे को नहीं कोस सकते, आपके एक्शन को कोसना पड़ेगा। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये मान के चलें कि इक्विटी ने उतार चढ़ाव दिखाना ही है। आप हिस्ट्री देख लें, हर साल ऊपर से नीचे 15% गिरती है हर साल। तो आप शॉक ना हो, कारण ढूंढने के लिए ना निकल पड़े जब मार्केट गिरती है, वो उसका स्वभाव है। सो दैट्स पॉइंट वन। कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन स्वाति जी, कंटिजेंसी देखिए, हर आपके पास एक प्लान है तो ऊपर वाले ने भी कुछ प्लान बनाया होगा आपकी जिंदगी के लिए, तो कभी भी सरप्राइजेस आ सकती हैं। आप ही देखिए, आप इर्द गिर्द देखते हैं तो काफी शॉक भी मिलते हैं, सरप्राइजेस भी मिलते हैं। तो हमेशा एक बैकअप प्लान आपको, कंटिजेंसी फंड 6 महीने की आपकी जो खर्च है एटलीस्ट वो लिक्विड फंड में रखें, इमरजेंसी फंड में। उसके बगैर तो मतलब ही नहीं है कि पर्सनल फाइनेंस की शुरुआत भी हो। पॉइंट टू, रिस्क जो होते हैं, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। 2 किस्म के इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस हैं, एक तो जान चली जाए तो बच्चे और स्पाउसेस को, डिपेंडेंट्स को कुछ दिक्कत ना हो, पेरेंट्स को दिक्कत ना हो, तो टर्म इंश्योरेंस खरीदें और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। कोविड के बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस पे महंगाई बढ़ रही है और बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडिया में हेल्थ एक्सेस लोवेस्ट स्ट्रेटा को करंट गवर्नमेंट दे रही है 5 लाख का कवर, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन मेडिकल का होगा वो 10 से 12% से कम होने की संभावना नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एडिक्वेटली खरीदें, फैमिली फ्लोटर खरीदें 4 लोगों का एक साथ। तो ये 3 चीजें करें। डोंट लुक फॉर रीजंस व्हेन द मार्केट्स फॉल, मेक श्योर दैट यू प्लान फॉर, यू हैव अ कंटिजेंसी फॉर गॉड्स प्लान एज वेल। With that I would like to wrap my last comments, Swati. ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे राधिका आपका और फिरोज आपका। आप दोनों को कई निवेशक फॉलो करते हैं और आपसे निवेश के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जानकर कई निवेशकों को एक प्रॉपर एक अपने निवेश जर्नी में काफ़ी मदद मिली होगी। इसी उम्मीद के साथ आप दोनों का करते हैं बहुत धन्यवाद। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।